welcome. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma, and those are the live visuals from. Sir, अगर NATO पेन का राष्ट्रीय महासचिव माननीय विनोद तावड़े जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, माननीय अरुण सिंह जी, सरोज पांडे जी, विजय दाई जी, प्रहलाद जोशी जी, संगत महामंत्री जी, सबसे आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर इस बैठक की शुरुआत करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी। अभी बुलाएंगे थोड़ी देर। Those are visuals from inside the BJP Jaipur headquarters, and this is right outside the headquarters. In fact, the gates have been sealed right now. My colleague Prashant is at the BJP headquarters. Prashant, what are the details? The CLP meeting is underway. We just saw that the Union Minister Rajnath Singh was just about to. Okay, those are visuals. Rajnath Singh is doing the ceremonial lamp lighting ceremony. We also see Union Minister for Parliamentary Affairs Prahlad Joshi, who's part of the lamp lighting ceremony. There's also right behind the Defence Minister Vasundhara Raje. With the way the photo ops are taking place, वंदे मातरम के लिए सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। Alright, so that's Vasundhara Raje, who's sitting right next. अब पूरे राजस्थान इकाई की ओर से हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह साहब का Prashant joins me on the telecast. Prashant, you're right outside the BJP office. We're getting visuals from inside. There has been lamp lighting ceremony that has now been completed. How are things going to pan out? Because we continue to see Vasundhara Raje sitting right next to the Union Minister Rajnath Singh again and again. Is this then a hint to who the Chief Minister is going to be? So the various leaders are at this point of time being felicitated. They are being greeted. And they are being presented with the ceremonial safa
and the saffron scarf. Prashant, back on the show with me. Prashant, you're standing outside the BJP office. We're getting these visuals live from inside the BJP office in Jaipur. How soon? Is there going to be, this is where the announcement is then made of who the Chief Minister is? जी बिल्कुल, देखिए उसी का है, लगातार इंतज़ार किया जा रहा है। कहे कि 20 से 25 मिनट में जो है इस बात का फैसला हो जाएगा कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। मगर बताना चाहूँगा कि लगातार जो है तीनों अब पूरे जो नवनिर्वाचित 115 विधायक है वो इस समय विधायक दल की बैठक में मौजूद है। तस्वीर जो सामने आई है, राजनाथ सिंह और दोनों अन्य पर्यवेक्षक, उनके बगल में जो है राजनाथ सिंह के बगल में वसुंधरा राजे और सभी 115 विधायक भगवा साफा बांधे जो है तस्वीर अभी नजर आई है। विधायक दल की बैठक जारी है। कुछ देर बाद जो है इस बात का जो है ये बात साफ हो जाएगी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। लगातार जो है चर्चाएं हैं, कई अन्य नाम भी निकल कर आ रहे हैं। चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जो कार्यकर्ता है उनमें भी गहमा गहमी बनी हुई है कि इस बार जो है किससे मौका देने जा रही है आला कमान। जी मगर जो है कुछ देर में इस बात का साफ तौर से which are the big names that are emerging who are likely to be presented? There could be the Chief Minister. Earlier you had mentioned, of course, Vasundhara Raje, the very obvious name, Diya Kumari, Baba Balaknath. Are they all present at the CLP meeting right now? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो है विधायक दल की बैठक जारी है और कई अन्य नाम भी निकलकर सामने आए हैं। कहे कि नए नाम कह सकते हैं, जिसमें से अनीता बघेल, सुनील बंसल, ओम बिरला, ये और अन्य नाम जो है यहाँ पर निकल कर आए हैं। विधायक दल की बैठक जारी है, लगातार जो है इन नामों पर चर्चाएं की जा रही है। फिलहाल जो है अब जो राजभवन से जो समय लिया गया था राज्यपाल से मिलने का, वो करीबन 4:30 बताया जा रहा था, मगर अब समय में भी परिवर्तन हुआ है। अब 4:30 की जगह है जो समय 6:30 बताया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि 6:30 बजे जो है यहाँ से जो भी नया मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का, वो सीधा यहाँ से घोषणा के बाद राजभवन जाएगा और राज्यपाल को जो है अपना प्रस्ताव पेश करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सारे लीडर्स हैं उनको ग्रीट किया गया है, उनको साफा पहनाया गया है, उनको ये सैफरन स्कार्फ भी बनाया गया है। जैसा कि आपने कहा कि जो राजभवन से अपॉइंटमेंट ली गई है वो 4:30 से शिफ्ट होकर 6:30 हो गई है। तो क्या अनाउंसमेंट, चीफ मिनिस्टर नेम का अनाउंसमेंट भी थोड़ा डिले हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके के जो है कयास लगाए जा रहे थे कि 20 से 25 मिनट में जो है ये बात साफ हो जाएगी, मगर कह सकते हैं कि 6:30 का अगर समय है तो विधायक दल की बैठक कुछ और देर जारी रह सकती है। मगर कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 1 घंटे में जो है ये बात, क्योंकि सुबह से जो है इंतज़ार इस बात का है कि इस बार राजस्थान में मौका किसको, MP और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान का मौका है, जब जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री का फैसला होने जा रहा है। तो कहे 1 घंटा और मैक्सिमम हम वेट करें और उसके बाद हम सभी के सामने राजस्थान का मुखिया सामने होगा। जी जैसा कि आपने कहा कि अनीता बघेल, सुनीता बंसल, ओम बिरला एक पॉपुलर नेम है, सब जानते हैं ओम बिरला को, स्पीकर हैं। पर अनीता बघेल कहीं इन्होंने क्या असेंबली इलेक्शन का टिकट लिया था और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है अनीता बघेल का भी पहले एक नाम निकल कर आ रहा था, मगर उसके बाद लगातार जो है बीच में कुछ अन्य नाम, जो दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसे अन्य नामों पर चर्चा थी, मगर जो है बीच में ये नाम है कहीं दब सा गया था। अब आज फिर जब ये मीटिंग होने जा रही है तो कहीं ना कहीं जब मीटिंग हुई, गहमा गहमी हुई, कार्यकर्ता बाहर आए, तो ये नाम दोबारा सुनने को मिला कि जो है कहीं ना कहीं अनीता बघेल भी जो है एक नाम हो सकता है मुख्यमंत्री की रेस में, उनका भी नाम लिया गया। मगर फिलहाल जो है ये 3 नए नाम मैंने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर पर्यवेक्षक पहुंचे और जब ये नए और नाम जो है चर्चाओं में बने, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है इनके जो फैसला है वो आता है। मगर ये बात अभी तक की चर्चा है और जितना ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, ये बात साफ हो गई है कि जिस तरीके से 2 राज्यों में चौंकाने वाला चेहरा था, वही स्थिति राजस्थान में भी होने वाली है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि
सिर्फ फैसला इस चुनाव का नहीं, जो बीजेपी के आला अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि ये फैसला सिर्फ इस 5 साल सरकार का नहीं, आगे के विजन को लेकर हम जो है ये नया चेहरा घोषित करेंगे। तो कहीं ना कहीं चेहरा जो है चौंकाने वाला होगा और बहुत ऑब्वियस होगा। किसी को जो चेहरा निकलकर सामने आएगा वो कहीं ना कहीं एक बहुत वरिष्ठ, बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति होंगे जिनको राजस्थान की जो है कमान सौंपी जाएगी। जी, यहाँ पे आप बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, ऑब्वियसली डोर सील कर दिए गए हैं, तो क्या रिपोर्टर्स का अंदर जाना अभी प्रोहिबिटेड है? जी बिल्कुल, देखिए अब जो है थोड़ी देर में सभी जो ओनली कैमरामैन्स को जो है फोटो सेशन के लिए अंदर अलाउ कर रहे हैं। इस तरीके की सूचना आ रही है कि अभी एक कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आकर इन्फॉर्म करके गए हैं कि सिर्फ कैमरामैन्स है वो फोटो सेशन के लिए अंदर जा सकते हैं, मगर सुबह से जो है किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया है। ये गेट को लॉक कर दिया गया। जो यहाँ पर कार्यकर्ता है और विधायक है उनको और जो व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं उनके अलावा किसी को भी बीजेपी मुख्यालय में गेट के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। साथ ही जो विधायकों के समर्थक है जो उनके साथ यहाँ पहुंच रहे थे उनको भी इस गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। वो यहीं तक अपने विधायक को छोड़कर यहाँ से उनको वापस बैक कर दिया गया। अब जो है मीडिया के जो कैमरा सहयोगी हैं उनको अब थोड़ी देर में जो है यहाँ पर फोटो सेशन के लिए जो अंदर विधायक दल की बैठक जारी है उसके फोटो सेशन के लिए अंदर बुलाया जाएगा। जी, फोटो सेशन तो हमने देखा हुआ, बहुत ताम झाम से यहाँ पे बीजेपी लीडर्स की फेलिसिटेशन हो रही है। ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वसुंधरा राजे एक पीस ऑफ पेपर, शी इज होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, और उस पीस ऑफ पेपर में नाम है जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे राजस्थान के। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार जो है तो पहले भी दिल्ली जाकर वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग कर आई थी, फिर उसके बाद राजस्थान में जो राजस्थान के वरिष्ठ विधायक है उनसे भी चर्चाएं कर रही थी। लगातार गहमा गहमी वसुंधरा राजे के आवास पर नजर आ रही थी। उसके बाद वसुंधरा राजे का एयरपोर्ट जाना, होटल ललित में राजनाथ सिंह के साथ और 2 अन्य पर्यवेक्षकों के साथ लगातार ये जो चर्चा है वो 10 मिनट के लगभग बताई जा रही है। उस दौरान उनके बीच में क्या बात हुई, मगर ये बात साफ है कि वसुंधरा राजे को यह समझा दिया गया कि अगर वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन, और अगर वसुंधरा राजे तो किन कारणों से या जो भी रीजंस है उनको। तो ये चीज साफ हो गई है कि महारानी जो है कौन मुख्यमंत्री बन रहा है राजस्थान को, ये स्थिति जो है वसुंधरा राजे को बहुत क्लियर है, क्योंकि खुद राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा राजे भी जस्ट उनके बगल वाली सीट पर बैठकर ही होटल ललित से बीजेपी मुख्यालय पहुंची थी और उसके बाद फोटो सेशन में भी बीजेपी, चाहे वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हो, या नए फेसेस हैं, यंगर फेसेस हैं। जब छत्तीसगढ़ की बात करें तो ट्राइबल लीडर को, एक ट्राइबल कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर का पद दिया। जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ओबीसी लीडर को चीफ मिनिस्टरशिप का पद दिया। यहाँ पे क्या ओबीसी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का ऐसा कोई रेस चल रहा है जहाँ पे उनको ये पद प्राप्त हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मेगा, यहाँ पे भी जो है पहले ओबीसी और महिला को जो है मौका देने की बात सामने आ रही थी, मगर जिस तरीके से एमपी में ओबीसी के सीएम का घोषणा हुई तो अब कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी कि अब राजस्थान में भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस तरीके की, क्योंकि एक ओबीसी वर्ग को एमपी में बड़ा मौका दे दिया गया है, तो राजस्थान में इस तरीके की, क्योंकि पहले जो है ओबीसी की ही किसी व्यक्ति की सूचना आ रही थी, मगर अब जो है फैसला बदल सकता है। अब जो नए नाम हैं उनमें से कोई एक नाम बहुत जल्द घोषित होगा, मगर अगर जातीय गणित की बात करें तो ओबीसी का नाम, ओबीसी वर्ग से किसी मुख्यमंत्री का नाम सामने आने की बहुत गहनता से बात की जा रही थी। फिर महिलाओं की किसी महिला को मौका देने का नाम सामने आ रहा था, जिसमें दिया कुमारी का सबसे ऊपर नाम था। तो कहीं ना कहीं वो भी अभी अंदर मौजूद है। देखने वाली बात होगी, फैसला कुछ देर में है। जो भी फैसला होगा, जिस तरीके से मैंने बताया, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला होगा, क्योंकि पिछले 2 राज्यों में हम स्थिति देख चुके हैं कि चौंकाने वाला फैसला मुख्यमंत्री का आया, और वही स्थिति मुझे राजस्थान में भी होती नजर आ रही है। जी प्रशांत, यहाँ पे जब कैंपेनिंग चल रही थी राजस्थान में जोरों शोरों से, और राजस्थान में जो बीजेपी के लीडर्स थे वो जो उनके मेन प्लैंक्स थे, एजेंडाज थे, उसके अंदर सबसे पहला आता है विमेन एम्पावरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन।
इस प्लान के ऊपर बीजेपी तर्क रखती है कि उन्होंने ये इलेक्शन जीते हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि एक महिला चेहरे को चीफ मिनिस्टर का पद दिया जाएगा, दैट्स क्वाइट द पॉसिबिलिटी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है कैंपेन किया जा रहा था तो लगातार जो है इस तरीके के नाम निकलकर सामने आ रहे थे। जो चुनावी मुद्दे थे वो यही थे कि वुमेन एम्पावरमेंट, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ऐसे मुद्दे को लेकर बीजेपी ने खासतौर से अपने कैंपेनिंग की। साथ ही आरोप भी लगाए कि किस तरीके से जो है सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, उस दौरान कितना पेपर लीक हुआ। जो है भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा था, युवाओं को लेकर साथ चलने की बात थी। Bhajan Lal Sharma is going to be the new Chief Minister of Rajasthan. You know, it's quite the surprise that has been sprung by the BJP once again. Bhajan Lal Sharma, he is the new name. We were talking about Anita Badel, we were talking about Sanita Pansal, Om Birla, Vasundhara Raje, Diya Kumari, Balak Nath, they all have been sidelined. We have the big name, Bhajan Lal Sharma is going to be the Chief Minister. Prashant, if you could shed light, who is Bhajan Lal Sharma? What are his antecedents? Why has he been picked as the party's choice for being the Chief Minister? जी बिल्कुल, देखिए भजन लाल शर्मा भी जो है राजस्थान में एक बहुत पुराना नाम है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी इनका अहम पद था। इस बार इनको पहली बार सांगानेर से टिकट देकर जो है चुनाव लड़ाया गया था और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मंत्री पद तो इनके पास आएगा ही, मगर अब जिस तरीके से नाम आया है कि मुख्यमंत्री के लिए जो है इनका नाम सामने आया है। और यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में रुझान है कि जो है यहाँ पे नारेबाजी देखने को मिल रही है। जो है भजन लाल शर्मा सांगानेर से इस बार भाजपा के visuals on our screens from inside the BJP office. So there you have felicitation flowers being handed out to the new Chief Minister Bhajan Lal Sharma of the BJP in Rajasthan. So there you have it. Prahlad Joshi, who's congratulating Bhajan Lal Sharma. You know, a big moment for him. Again, a name that has been sprung out of nowhere. So the BJP High Command continues with its tradition to crop up new faces, crop up unknown faces, crop up surprises on the people in the states, whether it is Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and now Rajasthan. So there you have it, Bhajan Lal Sharma. So he is not from the OBC community, he is not from scheduled caste, scheduled tribe, he is from the upper class section of the society. He is a Brahmin and he has been appointed as the Chief Minister. As my colleague Prashant told me that he fought the election under the assembly ticket, he has won the election and finally his name. So there has been consensus, Prashant, all that speculation and conjecture that was being put out saying that Vasundhara Raje has those 40-45 MLAs and she might use it as a leverage part to become the Chief Minister, that has obviously been cleared out with the name that has been announced. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नाम सामने आया है तो कहीं ना कहीं सभी की सर्वसहमति से ये नाम सामने आया है, भजन लाल शर्मा। जिस तरीके से हम लगातार ये कह रहे थे कि एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने होगा, ये नाम मैं आपको बताना चाहूँ कि कहीं पर भी किसी ने भी सोचा नहीं था, किसी ने भी इस नाम का कयास नहीं लगाया था। जो नाम सामने आ रहे थे वो हम सभी के सामने थे, मगर भजन लाल शर्मा एक ऐसा नाम था जो कोई भी नहीं सोच रहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो नाम इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और वही जो है ये नाम वाकई ही चौंकाने वाला, जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित कि भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान संभला दी गई है। बेहद चौंकाने वाला ये फैसला है और भजन लाल शर्मा अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया ये सांगनेर के विधायक हैं, वहाँ विधानसभा को संभालते हैं, वो कैंडिडेट भी थे और उन्होंने बहुमत में ये इलेक्शन जीता था अपनी सीट से। स्वागत सत्कार कीजिए, अभी प्रेस के लिए जाने दो। बिल्कुल, देखिए इनको राजस्थान में जो है सांगानेर से चुनाव लड़ाया गया था। उसके बाद जो है पुष्पेंद्र भारद्वाज को कांग्रेस से हराकर इन्होंने भारी बहुमत से जो है जीत हासिल की थी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी के बेहद पुराने जो है कार्यकर्ता रहे, बीजेपी मुख्यालय में इनके पास अहम पद भी था, विधायक के लिए चुनाव लड़कर जीते भी, भारी बहुमत के साथ कहे कि हम जीते और एक बड़ा पद आज मुख्यमंत्री का इनको दे दिया गया है। जी
Absolutely. Celebrations continue inside the BJP office in Jaipur. So a big announcement after that. Bhajan Lal Sharma is in focus, is in the spotlight. Obviously, he is now. सर आपका नाम अनाउंस हुआ सर धन्यवाद कैसा लग रहा है आपको Yeah, thus far he's just walked out of the conference hall inside that is situated inside the BJP office in Jaipur. So, all right. So that's the decision that has come at about 4:20, 4:16 is when the announcement was made just 5 minutes ago. A clear-cut decision, no revolt, no dissent that has been seen within the party in Rajasthan. Vasundhara Raje obviously sitting side by side with the defence minister obviously then showcases her assent to the decision that has been taken by the party command, by the party high command. So like it is said that the discussion that took place at the party high command, Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah and the BJP party president Mr. Nadda, and they have come up with these three decisions from Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan, and finally a decision with regards to Bhajan Lal Sharma, who is unanimously chosen as the Chief Minister of Rajasthan. So again, the reins of Rajasthan are back with the BJP. The anti-incumbency factor that Bhajan Lal Sharma will have to fight is the law and order situation, the women empowerment plank that the BJP has raised time and again, also with regards to the corruptions and the paper leaks in the recruitment exams. So particularly the joblessness situation in Rajasthan will have to be curtailed, will have to be taken on straight ahead, and a difficult, challenging task at hand, because Rajasthan would want that the state is then governed by a single party for a long period of time instead of the instability that it witnesses with the flip state that it is called, where the BJP and the Congress alternate between who is going to govern. कृपया शांति बनाए रखें। एक भाई ऑडियो ले लेना बस नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक के बाद में All right, so Bhajan Lal Sharma is and there's Rajnath Singh as well, who's sitting beside him right now. They are in the press conference room of the BJP Jaipur office, and they are soon going to be talking to the media right now. So there's going to be press briefing on this. I have with me Gautam Mukherjee. Gautam, you know, a quick reaction of what has transpired in Rajasthan. Well, Megha, one thing for certain, I've just spent 2 weeks in Rajasthan, just come back to Delhi. I was in Jodhpur and Jaisalmer and Bikaner and Jaipur. Wherever I spoke to the people, they, did not want Vasundhara Raje. Vasundhara Raje has been identified for arrogance, corruption, etc., for exerting her muscle with the High Command, and a sort of a clone of Gelo in many ways. So this appointment of Sharma will be welcomed by the people as much as it has been welcomed by the people who seem to have
unanimously elected him, all the other MLAs. Okay, I'll have to just quickly interrupt you. We're getting more information that there are going to be 2 deputy chief ministers in Rajasthan as well. So Anita Badel and Kailash Chaudhary. Anita Badel's name was also being discussed as a possible face for the chief minister of Rajasthan. She has been given the deputy chief ministership. So keeping with the trend in Chhattisgarh, then in Madhya Pradesh and now in Rajasthan, every state that has been won by the BJP has 2 deputy chief ministers. Well, that's the pattern for the future. Should the chief minister falter, then the deputy chief ministers are there. Plus, it broadens the base in terms of different caste groups. The Hindus are going to be very happy with Sharma, particularly after the kind of atrocities that have been performed on many Hindus. श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूँ कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा, और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू मेरे साथ आ जाओ। माननीय अध्यक्ष, नए दल के नेता Chief Minister is Bhajanlal Sharma. We have 2 deputy ministers. One of the 2 deputy ministers is Diya Kumari. The second deputy chief minister is Prem Chandra Bhairav. So there you have it. And Vasudev Devarani is the speaker. Prashant is on the show with me. Prashant, Diya Kumari, who was a contender for the chief ministership of Rajasthan, she has to now contend as the deputy chief minister. जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा नाम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए दिया कुमारी का भी बताया जा रहा था, मगर अब जो है उप मुख्यमंत्री का पद दिया कुमारी को दे दिया गया है। पहले जो है दिया कुमारी का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में था, उप मुख्यमंत्री अब दिया कुमारी होंगी। और स्पीकर, जिस तरीके से आपने बताया कि वासुदेव देवनानी को जो है स्पीकर घोषित कर दिया गया है और दूसरा जो है प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री का नाम निकल कर आया है, तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान की जो समीकरण थी, जो गणित थी, वो अब साफ हो गई है सबके सामने। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, सभी की तस्वीर साफ है। जी एब्सोल्युटली। यहाँ पे अगर बात करें कि अपीजमेंट हुई है कि नहीं हुई है, चाहे ओबीसी कोटा से किसी चीफ मिनिस्टर को रखा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रखा है, तो यहाँ पे ये पूरा आंकड़ा क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे भजनलाल शर्मा है, ये अपर कास्ट से है, ब्राह्मण है, तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी ने लगाई है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि भजन लाल शर्मा काफ़ी सीनियर जो है कार्यकर्ता रहे बीजेपी मुख्यालय में, उनके पास अहम पद भी था। उसके बाद उनको इस बार सांगानेर से विधायक का चुनाव भी लड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव लड़ाया गया और ये नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समीकरण पहले से ही बने हुए थे, गणित पहले से ही बैठाई हुई थी। और ये जो है राजनाथ सिंह, इनका नाम आज पहले ही जब दिल्ली से आए तो कहीं ना कहीं ये नाम साथ लेकर आए थे, क्योंकि वरिष्ठ नेता है तो विरोध भी होना जो है कम संभावनाएं थी, क्योंकि लगातार संघर्ष करके जमीनी दौर से पार्टी के लिए संघर्ष करके कोई व्यक्ति को अगर ऐसा पद दिया जाता है तो सभी को एक्सेप्टेड होता है। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी इस पर सहमति, उनकी भी सहमति है, दिया कुमारी की भी सहमति है। अब जो है राजस्थान में भजन लाल शर्मा पहली बार सांगानेर से विधायक चुने, वो मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। जी Right, absolutely. So the big names pouring in, like quickly getting in. Gautam Mukherjee. Gautam, interesting choice of leaders that are going to be then governing Rajasthan. We have Diya Kumari as the Deputy Chief Minister, Prem Chandra Bhairava, who's the Deputy Chief Minister as well. Now, Diya Kumari, of course, maybe a probable name, maybe it was expected. But again, two surprises sprung. One is Bhajan Lal Sharma, nowhere in the scene. He was not even seen visiting the BJP headquarters in Delhi. No flights made from Jaipur to Delhi. And Prem Chandra Bhairava, again, a similar, an underground worker, if I may call him, because, like I said, a complete surprise that has been sprung. Principally by Narendra Modi, and he has won the state in a convincing manner. There is no closeness in the race. They are outright wins. And he has asserted his authority to bring about a generational change as well as a departure from many of the thought processes that dominated a very faction-ridden Rajasthan in the past. They've always been these big satraps, all contending against each other, and that sort of thing has not done very well for the BJP or for Rajasthan. Rajasthan has been deeply neglected in terms of development under Ashok Gehlot, and now we can look forward to rapid progress, BJP style, particularly in development areas, and putting a royal, putting a Sharma, a Brahmin, and putting a Bhairav, all of this is a strong vote for Hindus, and all of them will be highly welcomed by the Hindus who have been trod upon very badly with atrocities and what have you over the last 10 years. No justice. Absolutely. Absolutely. And Gautam, I along with many of my colleagues was in Jaipur when the BJP ended up winning the Rajasthan election, and we were hovering around Vasundhara Raje's residence. We were going to Diya Kumari's residence. We were at even Rajyavardhan Rathor's residence, getting to speak, ready to, get their reactions. But when the key contenders for the chief ministership, like I said, a surprise that has been sprung. Bhajan Lal Sharma, he is one from Sanganer, which is a legislative assembly seat in legislative assembly constituency in Jaipur. So it's a Jaipur urban seat, and he's been able to win the election over there. That says a lot about how the BJP leadership works, despite the humongous pressure that had already been made by Vasundhara Raje, because right from the onset, after the election win, there were a number of MLAs to the tune of 40 to 45 of them who were coming and visiting Vasundhara Raje at her residence. So a show of strength was definitely very, very palpable, very visible after the election win. Yeah, well, this sort of thing is what has ruined the Congress with the center dithering when the regional satraps flex their muscles. And I think the lesson has been learned in the BJP, both at the president of the party level and, of course, the Prime Minister, other observers, the senior leaders like Rajnath Singh.
And so a generational change has been achieved with the full concurrence of the actual MLAs, not conclave, factions asserting themselves as a birthright. That sort of thing has not gone down well with the people of Rajasthan, and that has been acknowledged by the central leadership very, very clearly. Right. Gautam, another point that was being discussed by political pundits was whether the BJP High Command will, shake the apple cart, because the Lok Sabha elections are on the anvil. They are going to happen in the former half of the 2024 year. So would it have been a wise choice for the BJP to then pick somebody aside from Vasundhara Raje, whether the likelihood of her creating a problem for the BJP High Command was also a point of discussion. But the BJP has taken a strong stand over here. So strong, decisive. They know exactly what they are doing with their party, with their states, and they have obviously not succumbed to the pressure. They have obviously followed their tenets, their ideology, their agenda, their way of working, whether it is all the 3 states or the rest of the states where BJP is ruling right now. Well, Megha, one thing is for certain, the 2024 election will be won by Narendra Modi. He is the mascot, he is the chief campaigner, he is the reason why the BJP will gain a majority yet again for the 3rd consecutive term. These regional satraps, whether they were in Chhattisgarh, well, first of all, let us understand that all 3, if you take Raman, if you take Chauhan, or you take Vasundhara Raje, they are in their mid-70s to late 70s. How much use is a person who has gone into his 80s really do in the long run? Because I think the BJP is laying the groundwork for a 50-year rule that sometimes has been alluded to by Amit Shah in particular. And now, with the credibility of at least 15 years showing up on the horizon, it is quite probable that they will continue to consolidate the nationalist vote. It's not so much the Hindutva vote anymore, it is the nationalist, patriotic vote combined with economic upliftment of the country at a fantastic pace. Right, absolutely. Absolutely. Quickly getting in Shekhar Vijayan as well. Now, Shekhar, this goes very well with the kind of ideology and the focus and the agenda that BJP High Command works. There is then positions, opportunities given to new members, given to members of the BJP who work their way right from the grassroots up to the level, and that has been the trajectory for Prime Minister Narendra Modi as well. And this is also reflective on the number of appointments that have been made of the chief ministers. Another important point, which is this is in complete contrast to how the Congress works, and perhaps the demise of Congress is very reflective in the way the party functions. Absolutely. Megha, I think, this reminds me of the Karnataka CM race which happened. We knew there were 2 potential candidates, and those 2 potential candidates. Hello? Can you hear me, Megha? Megha? Go ahead, Shekhar, we can hear you. Yeah. So, like I was saying, it's like like the same candidate race we had in Karnataka, and then they went to the High Command, and we all knew who it was. I think here, under the Modi administration, what we see is nothing is predictable. Nobody knew that Mr. Bajnal would become the chief minister. Now, I think meritocracy is awarded here, hard work is awarded here, party workers are awarded. And this is in line with the 2024 elections. The fact that our Honorable Prime Minister has not mentioned Vasundhara Raje even once in his speeches just goes to show that Mr. Modi does not follow the regular pattern. I think it's a very, very different style of leadership which we're seeing right now. I think they very well know what they're getting into for 2024 elections.
and with the names of the deputy ministers announced, the speaker, everything, it looks like a well laid out plan. It's not something which happened all of a sudden. They are, from the looks of it and from what we see is, they are awarding people in the BJP, they're awarding the workers of BJP who have worked hard, struggled hard, the party workers, and I think that's really important. Right. So somewhere you see the difference between BJP and other parties is BJP rewards merit. And that's the Absolutely. biggest difference. So And you know, the fact that the party practices what it preaches, it has been Absolutely. attacking the Congress, the DMK and other political parties for playing the dynasty card. And there you have it in complete contrast. There are no family relations, obligations that have to be then given to the party workers and their kith and kin. And this is truly Absolutely. with your sheer hard work, dedication and discipline that you then become, credited with this position that Bhajanlal Sharma has gotten for the hard work, perseverance that he has shown in then climbing up the party ranks right from a BJP Karyakarta to the chief ministership of Rajasthan. Rajesh Johari also on the show with me. Rajesh, a quick word from you about Bhajanlal Sharma, 56 years old. In fact, we're getting to know that his name was in fact proposed by former Chief Minister Vasundhara Raje herself. Yes, actually, Megha, if we look at the name of the Chief Minister in Madhya Pradesh, we see Mohanlal Yadav. So Mohan Yadav is 57 or 58-year-old. He is 56-year-old. So this is one line of BJP, one line of Modi and Shah, that they want young leadership. Because young leadership, if the leader is young, if the CM is young, then he will have a very young ideas. He will have a different kind of mindset. And so this is one fact. And as you know, I come from MP. I will compare the scene of Rajasthan with that of Madhya Pradesh. So, as Mr. Gautam has already said, and Professor has also said, that Modi and Shah are different persons. They don't bow to anybody. They don't bow towards any pressure. So this is a fact. So we saw in MP that Mohan Yadav was not in the race. Never, his name was nowhere, and he was at his house. Suddenly, his name was announced, and he was made chief minister. And another similarity between Rajasthan and Madhya Pradesh is that the central ministers Prahlad Patel and Narendra Singh Tomar were asked to resign. So everybody was thinking that one of them will become chief minister, but they were made nothing. And also interesting to note that there was this speculation rife, like you already mentioned, a number of union ministers, MPs put in their resignation papers. So there was quite the commotion. So the mystery, the chief ministership phase, it was shrouded in mystery, and the resignations only added to the drama. Megha, one more thing. Actually, today, Mr. Chaudhary, Kailash Chaudhary was answering to a question in Parliament, and that question was left. He was asked to leave the Parliament and to rush to Jaipur, so that everybody will be speculating that he will be made the chief minister, but he was not made chief minister. So this is, and as far as pressure politics is concerned, Shivraj Singh Chauhan had already also exerted much pressure on the party high command by not welcoming the observers, by not calling the senior leaders, but they did not show anything. Shivraj Singh Chauhan did not even visit the party high command in Delhi. He stayed put in Madhya Pradesh, and he has been doing press conferences after press conferences. He has in fact said that he is a Karyakarta and he is working for the party, and every decision by the party high command will be respected and accepted by him. You know, that has been his straightforward messaging, because unlike Vasundhara Raje, he has been communicating with the media even before the election, of course, but right after the election up until yesterday, when the Madhya Pradesh chief minister was announced. Quickly coming back to you, Shekhar Vijayan. So what is going to be the roadmap
here on for the BJP? We understand the 2024 Lok Sabha elections are on the anvil. BJP has been playing on the front foot and it has enough confidence to win the Lok Sabha seats, as has been the precedent set. The larger percentage of the Lok Sabha seats of the Rajasthan Lok Sabha elections go to BJP, and that's quite the achievement that BJP has been able to build for itself. So here, what is it that the Chief Minister is going to do to ensure that this number does not dwindle? I think what BJP is focusing on is loyalty, hard work, and the fact that the 2024 elections is coming up close. And say, for example, they've chosen Mr. Bhajan Sharma. Now he's a loyal face, he's a party face, and he's somebody who knows the party well. Now, I think the way Mr. Modi and Mr. Amit Shah operators, they don't leave anything to chance. They are looking at 400 seats at least in the elections in 2024, and they'll go all out to win it. Now I think they're just getting the battleground ready for this in terms of getting the right CM phase, in terms of ensuring that there are no problems within the party. And the fact that nobody is aware of this change which happened just goes to show the kind of leadership we have. This leadership is very different from what we have seen in the past. This is not at all predictable, very unpredictable, very, very tested. And somewhere you believe that they are rewarding meritocracy rather than dynasty. And I think that's what is working here. And they're doing this all with a view of the 2024 elections, because I think the way BJP is working... interrupting you there, Shekhar, because there are some political reactions coming in onto this story. ये शिकस्त राजस्थान की जनता ने दी है जालसाजी को, झूठ को, भ्रष्टाचार को, और यह टूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय मोदी जी के ऊपर राजस्थान की जनता ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं राजस्थान की जनता का। और हम सब लोग, टीम राजस्थान, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आदरणीय भजनलाल जी के अगुवाई में, नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं पुनः अपनी ओर से, पूरे प्रदेश इकाई की ओर से, पूरे राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। अब मैं दो शब्द के लिए हमारे नए विधायक दल के नेता माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मूर्त
आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब यहाँ के बाद सभी नेतागण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस जाएंगे। Chief Minister-elect Bhajan Lal, there is Diya Kumari and of course CP Joshi who have spoken to the media. There has been an announcement that has been made, but in fact Chief Minister-elect Bhajan Lal Sharma is going to be heading to the governor's house straight away. All right. So quickly again getting in Shekhar. So, the first words of course of Chief Minister-elect Bhajan Lal is he thanks the Prime Minister and he says he is going to work honestly and with all perseverance for the welfare of the state of Rajasthan. We are just getting to know, as per the announcement that has been made during the press conference, that he is right away going to be heading to the governor's house. पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है राजस्थान में। मैं उदय प्रताप सिंह, आपका सीधा रुख हम कर रहे हैं जयपुर से और आज जुड़ रहे हैं कल की जीत के बारे में चर्चा करने के लिए खुद जीते हुए विधायक भजन लाल शर्मा जी, जो सांगानेर से जीते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की इस जीत के बारे में क्या कहेंगे? क्या आंकलन आपने लगाया है कि किस वजह से आप जीते और किस वजह से पार्टी जीती इस शानदार तरीके से? देखिए, राजस्थान के अंदर 5 साल से कुशासन का राज था, कांग्रेस का राज था, जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, झूठ और लूट, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार, युवाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, हर वर्ग उस शासन से परेशान था। उस शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो उन्होंने इस कांग्रेस शासन को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जनता ने विश्वास किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर, उनके विश्वास पर, क्योंकि जनता को यह विश्वास है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। ये विजन जन जन में व्याप्त है और जनता इसको मान गई है कि जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान में है माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के है और जनता ने यही नहीं तीनों राज्यों में दिखा दिया कि ये मोदी जी हैं और वो ही जनता के साथ, जनता के विकास और जनता की चिंता कर सकते हैं। मगर अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला कब तक हो सकता है और आपके नजरिए में कौन सा नाम है जिसको आपको लगता है उचित? कि मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा और जब करेगा तो आपको बता दिया जाएगा। काफी नाम सामने आ रहे हैं, मगर बाबा बालकनाथ जी भी हैं, वसुंधरा राजे भी हैं, दिया कुमारी जी भी हैं, गजेंद्र शेखावत भी हैं, अन्य नाम हैं। तो इनमें से कई नाम जो आप जिसके पीछे खड़े हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सब खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, उसके साथ सब खड़े हैं। जो आएगा सभी उसके साथ रहेंगे। ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कोई अच्छा गुण जो आपको लगता है कि अच्छे मुख्यमंत्री में होना चाहिए? देखिए, हमारे पास सभी है, सब अच्छे गुण वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही विजन है, भारतीय जनता पार्टी का यही विचार है, यही संस्कार है। आज मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, मैं तो एक संगठन का कार्यकर्ता था, मेरे विश्वास किया और मेरे को सांगानेर से टिकट दे दिया। ये विश्वास नहीं किया गया। मैं कह सकता हूं कि जो भी आएगा अच्छा आएगा। इस बारी जादूगरी चली नहीं, कई लोग उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं अशोक गहलोत जिम्मेदार है इस हार के लिए जो राजस्थान में हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो जादूगरी नहीं है, वो जनता के साथ विश्वासघात है। जादूगरी नहीं कह सकते आप इसको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार संहिता से 1 महीने पहले गारंटी दे रहे हैं,
4.5 साल 5 साल पहले किसी और की सरकार थी क्या? सरकार तो आपकी थी। अगर ये आप देना चाहते थे, ये करना चाहते थे तो 5 साल पहले क्यों नहीं किया? जनता को उसका लाभ नहीं मिलता क्या? अब जनता इस बात को समझ नहीं रही है। बजट में कोई प्रावधान नहीं है किसी तरह का, उसमें बजट में कोई किसी उसको रखा नहीं, और आप गारंटी दे रहे हो। किस बात की गारंटी दे रहे हो? जब आपकी गारंटी नहीं है तो जनता को क्या गारंटी दे रहे हो? जनता समझती नहीं है। जनता ने समझा है और जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन अंकुश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, जयपुर। दिया कुमारी यहाँ पे इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर बहुत बहुत बधाई आपको। हम इनसे जब लास्ट मिले थे तो ये थकी थी, आवाज बैठ गई थी, मगर आज वो मेहनत रंग लाई है। पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। जनता, विद्याधर नगर की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, और बहुत खुशी की बात है। सब में बहुत खुशी की लहर है और बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है, मध्य प्रदेश में बन रही है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में भी लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं। मार्जिन भी बहुत आपका अच्छा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अभी 12वें राउंड में 45,000 के आसपास, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सेंचुरी पार कर दी है बीजेपी ने, तो बहुमत तो मिली गई है इफ द लीड्स टर्न इनटू रिजल्ट्स। मगर क्या आपको लगता है स्पष्ट बहुमत मिलेगी, निर्दलीय इंडिपेंडेंस की आवश्यकता नहीं होगी? स्पष्ट बहुमत मिलना तय है, सामने दिख रहा है। वजह क्या है ये बड़ी जीत की आज राजस्थान में? वजह क्या है दिया जी? ये विफलता कांग्रेस की, कंप्लीटली फेल हो चुका था गहलोत का सारा फॉर्मूला, और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, मोदी जी पर, मोदी सरकार पर विश्वास जताया है जनता ने, कि जब देखा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और वहीं पर केंद्र राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम्स बातों में थी लेकिन ग्राउंड पर नहीं थी। ये और टोटल फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका था, महिला अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया, रीट की परीक्षा लीक इतना बड़ा मुद्दा बन गया था। हर प्रकार से जनता को मिला क्या? कुछ भी नहीं इन 5 सालों में, सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया, और वो अब दिख रहा है रिजल्ट्स। You believe the women have also been a big factor for your win today, yours and the parties? Absolutely, because women have voted in MP and Chhattisgarh also. Yes, women have voted for women have voted for the BJP, and they've seen the way, especially in Rajasthan, there's been complete law and order was zero. Women's security was the biggest issue, and women have come in large numbers to vote. So goes to show they voted for BJP. आप लोग कह रहे हैं कि आपका कद बढ़ना चाहिए, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री की चाह है आपके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में? क्या कह रहे हैं? कि आपको मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सारे डिसीजंस पार्टी पे डिपेंड करते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनता है, किसको मंत्रालय मिलता है, सब कुछ टॉप लीडरशिप का डिसीजन। आप चाहेंगे आपका कद बढ़े? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, ये सारे डिसीजंस टॉप लीडरशिप के पार्लियामेंट्री बोर्ड। हैट्रिक ऑफ विंस फॉर यू, सवाई माधोपुर, राजसमंद और अब विद्याधर नगर। थैंक यू, एंड I'd like to thank the people of Rajsamand, Savai Madhopur and Vidyadhar Nagar, finally home, and they've really imposed their faith in me, and I'll live up to their expectations. जयपुर की बेटी आखिर जयपुर में जीत गई। बिल्कुल जीत गई, बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो ये थी दिया कुमारी who was speaking with us exclusively. कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, जयपुर, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.